हर इंसान का सपना होता है कि उसके पास एक अपना घर हो, जिसे वो अपने हिसाब से सजाए संवारे। अमेरिका में सबसे गरीब आदमी उसे माना जाता है जिसके पास कम से कम एक कार और एक घर नहीं होती है, और वहां ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। भारत के आंकड़े कुछ अलग हैं। घर दो तरह से खरीदा जा सकता है। एक तो आप कोई फ्लैट खरीद लो, या फिर आप एक खाली जमीन खरीदो जिस पर बाद में आप अपने मन अनुसार घर बना सको। आज के इस वीडियो में हम दूसरे तरह के घर की बात करेंगे कि कैसे आप एक प्लॉट खरीद कर उस पर घर बना सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो चलिए पहले जानते हैं कि आप एक प्लॉट कैसे खरीद सकते हैं। किसी जमीन का एक हिस्सा, जिसे प्लॉट कहा जाता है, को खरीदना और उस पर अपने सपनों का घर बनाना सभी का सपना होता है। लेकिन आज के टाइम में प्लॉट खरीदना बहुत ही पेचीदा मामला बन गया है, खासकर तब जब नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना और डिस्प्यूटेड लैंड को बेचकर मुनाफा कमाना कई सारे डीलर्स का पेशा हो गया है। ऐसे कई सारे केस रोज सुनने को मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप अपना घर बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत सतर्क और पूरी जानकारी लेकर ही फैसला करना चाहिए। इसके अलावा प्लॉट खरीदने के लिए कई सारे स्टेप्स पर ध्यान देना होगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप एक सही प्लॉट खरीदें। पहली बात, पहले तो ये फैसला करें कि आपको जमीन कहाँ खरीदना है। बड़े शहरों में जमीन का थोड़ा सा भी हिस्सा मिलना आज बहुत मुश्किल हो गया है, और अगर मिल भी जाता है तो वो बहुत महंगा होता है। लेकिन आप अभी भी छोटे शहरों में या बड़े शहरों से सटे इलाकों में जमीन का एक अच्छा टुकड़ा हासिल कर सकते हैं। आपको पहले ये देखना होगा कि आपका बजट कितना है, आप कितना लोन लेना चाहते हैं, और फिर उस हिसाब से ये फैसला करें कि आपको किस जगह जमीन लेनी है। दूसरी बात, कड़ी निगाह रखें। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, इसलिए प्लॉट खरीदारों के लिए ये सलाह दी जाती है कि हर तरह की जांच पड़ताल कर ली जाए और खरीदने से पहले किसी लीगल एक्सपर्ट से उसकी जांच करवा ली जाए, जिसमें पहला है डीड टाइटल। प्लॉट खरीदने के बाद ये जांच करें कि क्या जमीन उस सेलर के नाम है जो आपको बेच रहा है। सेलर से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मांग करें, ना कि फोटोकॉपी देखें। इसके अलावा आप उस एरिया के तहसीलदार के ऑफिस में भी जाकर इसकी जांच कर सकते हैं। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिल जाएगा और इसे भी जरूर देखा जाना चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि जमीन किसी भी कानूनी परेशानी और अनपेड भुगतान से मुक्त है या नहीं। आजकल आप ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं, लेकिन आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से इसे फिजिकल फॉर्म में कलेक्ट कर लेना चाहिए, जिस पर सब रजिस्ट्रार के साइन भी होते हैं, क्योंकि अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो आप इसे कोर्ट के सामने पेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट्स और बिल्स, इसके भी ओरिजिनल फॉर्म्स को देखें और सुनिश्चित करें कि सभी भुगतान किए गए हैं या नहीं, क्योंकि इससे भविष्य में कानूनी परेशानी या ज्यादा खर्च हो सकता है। इनके अलावा आपको ये भी जांचना होगा कि सभी तरह के लोन चुकाए जा चुके हैं या नहीं। ये आपको बैंक द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स सेलर की तरफ से चाहिए होते हैं और कुछ बायर्स की तरफ से। पहले जान लेते हैं कि सेलर से कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहली बात, करंट ओनर की ओरिजिनल लैंड डीड, जिसे 7/12 डॉक्यूमेंट के रूप में जाना जाता है, और उस डॉक्यूमेंट पर इससे पहले वाले ओनर का नाम भी पूरे टाइटल के साथ होना चाहिए। दूसरी बात, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम पिछले 30 सालों का। तीसरी बात, बैंक से प्रमाण पत्र जारी करना, ये बताते हुए कि प्रॉपर्टी का हर तरह का लोन चुकाया जा चुका है। चौथी बात, ओरिजिनल प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट और प्लॉट से रिलेटेड दूसरे तरह के बिल भी होने चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं कि बायर के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहली बात, बायर के नाम पर लिखित टाइटल डीड, जो कि एक गवर्नमेंट लाइसेंस्ड डॉक्यूमेंट राइटर लिखता है। दूसरा, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस की पेमेंट रिसिप्ट भी आपके पास हो, इसका ध्यान रखें। अब आप अपनी जमीन को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में पंजीकृत करवा सकते हैं या अपना नाम विलेज ऑफिस के रिकॉर्ड में जोड़ सकते हैं। तीसरी बात, आपके पास हाउस प्लान अप्रूवल भी होनी चाहिए।
स्टेट म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के मुताबिक एक प्रायर सैंक्शन उस व्यक्ति को देना होता है जिसे उस जमीन पर एक नया घर बनाने या पुराने घर को बदलने के लिए कंस्ट्रक्शन करवाना है। इस प्रक्रिया को ज्यादातर राज्यों में ऑटोमेटिक कर दिया गया है ताकि समय की बचत हो। तो अब आपके पास अपना प्लॉट है जिस पर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। तो अब समझते हैं कि घर बनाएं कैसे। एक घर बनाने के लिए आपके पास एक अच्छा प्लान और एक ऑनेस्ट बिल्डर होना जरूरी है। घर बनाने के पूरे प्रोसेस को हम कुछ पॉइंट्स में बताना चाहेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली बात, अपना बजट बनाएं। बजट पर विचार करना उसी समय से शुरू करना पड़ता है जब से आप अपना घर बनाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। एक प्लान बनाएं कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और एक नया घर बनाने में कुल कितना खर्च आएगा। हो सकता है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन लोन लेना पड़े और ये लोन आपकी इनकम और बाकी फाइनेंशियल चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपको कितना ज़्यादा और कितनी जल्दी लोन मिल जाएगा। कोशिश करें कि जो बैंक सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे रहा है उसी से लोन लें। ऐसे में आप चाहें तो कई सारे सरकारी योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं। इंदिरा आवास योजना, दूसरी प्रधानमंत्री आवास योजना। दूसरी बात, हाउस मैपिंग करें। घर बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है उसी पर निर्भर करता है कि आपका टोटल कितना खर्च आएगा। इसमें 4 तरह के कॉस्ट शामिल होते हैं। पहला, आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर फीस। अगर आप खुद एक आर्किटेक्ट हैं या हाउस मैपिंग कर सकते हैं तो आपका ये कॉस्ट बच जाएगा और तब आप खुद से अपना घर डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाउस मैपिंग नहीं आती है तो आपको एक कंस्ट्रक्टर या आर्किटेक्ट रखना होगा जिसे आप बताएंगे कि आपको घर में क्या क्या और कहां कहां चाहिए और उसके आधार पर वो आपको हाउस मैपिंग करके देगा। दूसरी बात, बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट। घर बनाने का ये सबसे जरूरी हिस्सा है। आपको अच्छे क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अगर आप लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करके घर बनवा भी लेते हैं तो बार बार मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा खर्च करना होगा। इसलिए शुरू में ही अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करें ताकि बाद में आपके खर्चे कम हो जाएं उसके मेंटेनेंस में। तीसरी बात, लेबर कॉस्ट। एक घर बनाने के लिए बहुत सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप किसी ठेकेदार को ये काम सौंप सकते हैं जिनके पास अपने लेबर्स होते हैं। चौथी बात, इंटीरियर फिटिंग्स जैसे लाइट फिक्सचर्स, बाथरूम फिटिंग्स, टाइल्स एक्सेट्रा। हालांकि जैसा आप घर बनाना चाहते हैं उसके आधार पर इनका कॉस्ट बढ़ या घट सकता है। इसके अलावा आप किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, इस पर भी बहुत कुछ कॉस्ट डिपेंड करता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के समय ही एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाकर अच्छी क्वालिटी का सामान लगवा लेते हैं तो बाद में रखरखाव और मरम्मत के खर्चों में काफी बचत हो जाती है। बजट बनाना बहुत टाइम टेकिंग प्रक्रिया है जो वास्तव में निर्माण शुरू होने से कई महीने पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। किसी बिल्डर के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हर मुद्दों पर पूरी तरह से रिसर्च करने में अच्छा समय लग जाता है। तो आप जैसे ही सोच लें आपको एक घर बनाना है वैसे ही ये काम भी शुरू कर दें। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सकें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।